तो these are the main core chapters in paper 2 which you have to understand in the best possible way before going into your exam, अगर आपने पेपर पास करना है। ये टॉपिक है, मैंने टॉपिक इतने ज्यादा छोटे कर दिए हैं कि आप ये देख ले कि एक आपके 12-11 चैप्टर्स में से सिर्फ मैंने आपको 5 चैप्टर बताए हैं कि ये 5 चैप्टर कर लो, पेपर 2 आपका हो जाए। 12 में से 5 चैप्टर्स हैं जो आपको बता दें, ठीक है। सो ये तो अब आपने करना है। अब हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन ऑफ दीज चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। हम सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे बिकॉज वी डोंट हैव एनफ टाइम एंड आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दीज टॉपिक्स, और ताकि आपको अच्छे तरीके से इनकी आउटलाइन मिल जाए और आप मेंटली तौर पे पेपर में ये बना सकते हैं। अच्छा, इसका कंटेंट कहाँ पे है? कंटेंट मैं आपको ग्रुप में बार बार भेजा है। अमार, वुड यू प्लीज रीशेयर द कंटेंट? वो एक्टस रियस मेंस रिया की शीट शेयर करते हैं दोबारा, और सेंटेंसिंग की जो शीट है, सेंटेंसिंग की जो शीट है वो भी इनको दोबारा शेयर कर जी, भेज रहा हूँ सर। ये दोनों इनको शेयर करते हैं। तो क्योंकि ये इतने भी वो नहीं है कि ये दोबारा ढूंढ सकें, तो ये ढूंढेंगे भी नहीं, तो ये दोबारा ये छोड़ जाएंगे वैसे ही, ठीक है। तो इनके लिए दोबारा जो है वो शेयर कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा, ये दो इधर शेयर पड़ी होंगी, ठीक है। ये वाले इनकी जो है ना ये लॉ, क्रिमिनल लॉ का ये तरीका भी है, ये भी लिखा हुआ है, सेंटेंसिंग की भी है, ये आपने दोबारा इनसे शेयर कर लेना, ठीक है। डन हो गया? अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं पहले टॉपिक के ऊपर आते हैं। सो टॉपिक नंबर 1 इज source based question. We have already done and you people know the criteria. For more detail, video have been uploaded again, so you can check it, ठीक है। पेपर 1 सारा हो चुका है हमारा, पेपर 1 की वीडियो सारी अपलोडेड हैं, आप लोग जाके फौरन तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्टस रियस और मेंस रिया। एज फार एज एक्टस रियस इज कंसर्न, तो एक्टस रियस फिजिकल एक्शन, फिजिकल एक्शन को कहते हैं, या फिजिकल जो आपकी एक्टिविटी होती है इन द क्राइम, फिजिकल पार्ट ऑफ ए क्राइम, दैट इज कॉल्ड एक्टस रियस। और मेंस रिया इज द मेंटल स्टेट एट द टाइम, या मेंटल जो उस टाइम पे आपकी कैपेसिटी थी, या आपने उस टाइम पे जो इंटेंशन थी आपकी, वो भी देखी जाती है, दैट इज मेंस रिया। इज इट क्लियर? एक्टस रियस के ऊपर जो सवाल बनने के चांस होते हैं वो हैं कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्टस रियस के एलिमेंट्स कौन से होते हैं। एक्टस रियस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 3 मेन एलिमेंट्स हैं उसमें। एक होता है एक्ट होता है, फेलियर टू एक्ट जिसको आप ओमिशन बोलते हैं, और तीसरा स्टेट ऑफ अफेयर्स होता है, ठीक है। इसके अंदर ये आपने मेनली जो फोकस करना है एक्टस रियस के अंदर, कि एक्टस रियस जो है ये आपका 3 तरह के केसेस के ऊपर आपका एक्ट तो है, ये तो सिंपल है कि आपकी जो एक्ट है वो जस्टिफाई करता है। मैंने किसी को मुक्का मारा है तो ये जस्टिफाई, ये इनफ है जस्टिफाई करने के लिए ये मुक्का मारने के पीछे मेरी इंटेंशन क्या है। अगर बशर्ते कि हमारा उस टाइम पे वहां पे फिजिकल कंडीशंस कैसी थी, वहां पे आर्गुमेंटेशन क्या था। अगर मेरी और सलाह का मजाक है तो मजाक इज समथिंग डिफरेंट, उसमें एक्टस रियस फुलफिल नहीं होता आपका, ठीक है। लेकिन समटाइम्स फिजिकल एक्शन सिंपली आपको इजी होता है उसको जस्टिफाई करना, उसकी जस्टिफिकेशन इट इज नॉट डिफिकल्ट। ओमिशन ये क्या चीज होती है? ओमिट, ओमिट का मतलब ये होता है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन it is the legal responsibility and the common law responsibility of every citizen of the state to perform certain activities at the time of emergency. For instance, अगर आप कोई एक्शन, आपके सामने कोई क्राइम हो रहा है और आप वो एक्शन नहीं ले रहे उसके ऊपर, तो आपने ओमिशन किया, आपने वो काम नहीं किया, तो उसकी वजह से नुकसान हुआ अगले का। दिस इज ओमिशन ऑफ ए क्राइम। इज इट क्लियर? स्टेट ऑफ अफेयर केसेस कौन से होते हैं? स्टेट ऑफ
अफेयर केसेस के अंदर, ये बहुत रेयर इंस्टेंसेस के अंदर आता है। स्टेट ऑफ अफेयर केसेस के अंदर आपके मल्टीपल तरह की जो है, देयर आर नंबर ऑफ सिचुएशंस होती हैं जहां पे आपके स्टेट ऑफ अफेयर केसेस के अंदर बात ये होती है कि स्पेसिफिकली आप कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर इश्यूज जो हैं वो आपके डील हो रहे होते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल पढ़नी पड़ेगी, ऐसे स्टेट ऑफ अफेयर्स, डिफरेंट अफेयर्स जो आपके चलते हैं। द डिफेंडेंट ए फ्रेंच वुमन हु हैड बीन ऑर्डर्ड टू लीव द यूके। अब ये स्टेट ऑफ अफेयर है कि ये अनयूजुअल होते हैं। ठीक है, अब इसमें औरत को पहले, एक फ्रेंच वुमेन था, उसको ऑर्डर किया गया कि आप यूके छोड़ें। वो आयरलैंड गई तो आयरलैंड वालों ने पकड़ के निकाल दिया, दोबारा यूके भेजा, यूके आके पुलिस ने पकड़, यूके से रिपोर्ट हुए थे ना, तो दोबारा यूके में आएगी तो पुलिस पकड़ लेगी उसे। अब ये अनयूजुअल है उसके लिए। ठीक है, तो ऐसे केसेस आपके होते हैं। अब ओमिशंस के ऊपर 5 नंबर का सवाल अलहदा से बनता है। अगर ये कंबाइन बनेगा तो 25 का बनेगा, वरना ये अलहदा से 5 नंबर का बन सकता है। ओमिशन, the normal principle of the actus reus must be a positive act that an omission cannot make a person guilty of an offense. normal common law rule तो ये कहता है कि आपको omission पे सजा नहीं मिलती, लेकिन लीगल पोजीशन क्या होती है? सो अगर आप देखें कि देयर आर नंबर ऑफ सिचुएशंस वेयर ए पर्सन कैन हैव द एक्टस रियस ऑफ ए क्राइम थ्रू द फेलियर ऑफ टू एक्ट। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पे बंदों को आप गिल्टी प्रूफ कर सकते हैं ड्यू टू ओमिशन। वो सिचुएशंस आपने याद रखनी है। 5 नंबर के लिए ये सवाल बहुत मेजर है, ये वाला सवाल, ये 5 नंबर के लिए लदा आ सकता है। 5 मार्क्स के लिए है कि write the 5 circumstances where omission can be considered as cause of actus reus. Is it clear? This is important for 5 का। कौन से इंस्टेंसेस है वो? जहां पे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कहता है कि यहां पे आप ओमिशन नहीं कर सकते। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कुछ ऐसी जगह होती है ना कि पार्लियामेंट कहती है कि यहाँ पे आपने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का प्रूफ करना है, आपने लोगों की जानें बचानी है इन द टाइम ऑफ, स्पेसिफिकली इन द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। वहां पे फेलियर टू एक्ट एंड जो है वो आपका आता है ओमिशन में। अब क्रिएट्स एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग एन ओमिशन, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है। लॉ जब ये कहता है कि आपने ओमिट नहीं करना, यहाँ पे आपने खामोश नहीं बैठना, तब a contractual duty to act exists। मेरी कंट्रेक्चुअल ड्यूटी और आपकी कंट्रेक्चुअल ड्यूटी है, जहां पे हम दोनों के दरमियान में कोई कंट्रेक्चुअल ड्यूटी आ जाए कि आपको मैं कहूं कि आपने ये काम करना है और आप वो काम ना करो, आपने ओमिट किया, उस काम के ना करने से कोई नुकसान हुआ हो, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो काम करना लिखा था। आई एम हायर्ड फॉर दैट थिंग, इफ आई एम नॉट डूइंग दैट थिंग आई एम ओमिटिंग दैट, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एक सिक्योरिटी गार्ड, मैं चले एग्जांपल देता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड, उसकी ड्यूटी क्या होती है? गेट पे बैठेगा और अनयूजुअल सिचुएशंस को डील नहीं करेगा वो। अब मैं सिक्योरिटी गार्ड को वहां पे बिठाया हुआ है और सामने बच्चों की लड़ाई हो जाती है और वो रोकता नहीं है, वो इस लड़ाई के वक्त में ये कहेगा कि मैं, क्या है, खैर है, लड़ते रहे, आपस में लड़ रहे हैं, मैं तो नहीं है, मेरे साथ तो नहीं लड़ाई होगी। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंट्रेक्चुअल ड्यूटी क्या है? ही हैज टू stop misuse of power, he has to stop, या he has to maintain law and order। सिक्योरिटी गार्ड का काम यही है ना। तो वो जब नहीं करता तो वो फेलियर है, ओमिशन नहीं है ना, यहाँ पे ओमिट कर रहे हैं ना वो। A duty exists because of a relationship between the victim and the accused। अब देखें, a duty exists of a relationship between, अब एक accused और victim दोनों के साथ एक ड्यूटी जुड़ी थी, और वो ड्यूटी, एक बंदे ने वो ड्यूटी फुलफिल नहीं की जिसकी वजह से विक्टिम को नुकसान हुआ, तो भी आप ओमिट किया ना, आपके ऊपर एक ड्यूटी है, आप ड्यूटी को ओमिट करते हैं। ये इसकी एग्जांपल भी आ सकती है, सिक्योरिटी गार्ड वाली एग्जांपल दोबारा देख लें, वो भी इसी चीज के ऊपर आ सकती है। फिर ड्यूटी टुवर्ड्स द विक्टिम हैज बीन टेकन ऑन वॉलंटरीली बाय द एक्यूज्ड। आप यहाँ पे आते हैं, क्या आपकी सिर्फ स्टडी के जिम्मेदार हैं? नहीं, आपकी बिहेवियरल मैनेजमेंट, आपकी डिसिप्लिन,
इस सारी चीजों के जिम्मेदार। ठीक है, तो ये भी हमारी ड्यूटी होती है, एकेडमी की ड्यूटी है टुवर्ड्स यू पीपल। अगर हम ओमिट करते हैं तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। फिर ए ड्यूटी टू एक्ट arises as a consequence of the accused's official position। मेरी ऑफिशियल पोजीशन जो है यहाँ पे एक टीचर की नहीं है, बल्कि मोर देन ए टीचर है, और मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है, क्योंकि मेरे से टीचर से माँ बाप ने नहीं आके पूछना होता, मोस्टली पेरेंट्स मुझसे आके पूछते हैं, किसी और के पास पढ़ रहे हैं, लेकिन स्टिल बिकॉज आई एम रनिंग दिस सिस्टम। तो इसलिए द ड्यूटी टू एक्ट अराइजेस एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अक्यूज्ड ऑफिशियल पोजीशन की वजह से। फिर a duty to act arises because the defendant has set in motion a chain of events। मतलब कोई क्राइम अगर हैपन हो रहा है तो उसके उस इवेंट्स की वजह से शायद कॉज हुआ। इज इट क्लियर? तो ये ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पे ओमिशन कैन बिकम द कॉज ऑफ एक्ट सीरियस ऑफ ए क्राइम। तो ओमिशन के ऊपर लाइबिलिटी कब आती है, ये 5 नंबर का सवाल है, इसको रट्टा मारना है, आपने याद रखना है। इज इट क्लियर? तो इनको याद करने का तरीका क्या है? नंबर 1 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नंबर 2 रिलेशनशिप, नंबर 3 ड्यूटी टुवर्ड्स द विक्टिम, नंबर 4 कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी। ठीक है, और उसके बाद ड्यूटी टू एक्ट अराइजेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्यूज्ड ऑफिशियल पोजीशन, और duty to act arises because of the defendant has set in motion chain of events। ये reasons। अब इन्हीं की एक्सप्लेनेशंस के साथ एक एक केस लॉ भी दिया हुआ है। It shows that omission। जब आपका 25 नंबर का सवाल आता है, इसके ऊपर सवाल बनेगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लेट मी जस्ट शो यू। आपको ओमिशन के ऊपर जो सवाल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ वी टॉक अबाउट ओमिशन, तो ओमिशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखें कि इस पे सवाल हमारा अगर आया कि इवेलुएट द फेयरनेस ऑफ, लुक एट दैट, इवेलुएट द फेयरनेस ऑफ द लॉ ऑन ओमिशन। यहां पे ये देखें, क्या ये फेयर है? फेयरनेस ऑफ द लॉ ऑन ओमिशन लिखना क्या है? व्हाट यू आर सपोज टू राइट। पहले तो आप बताएंगे व्हाट इज एन ओमिशन, what are the important policy considerations in the formation of an omission, yeah, what type of omissions can become the liability, yeah, become the part of the act serious of a crime। वो इंस्टेंसेस आपने 6 लिखने होंगे, फिर आपने उसकी फेयरनेस मतलब उसके फायदे और उसके नुकसान, ये 2 चीजें, फिर उस एंड पे आप अपनी ओमिशन। इज इट क्लियर? ये आपका ओमिशन है। लेकिन पेपर 2 के जो भी 25 नंबर के सवाल आते हैं उसमें आपको केस लॉस लिखने लाजमी, वो आपको याद करने पड़ेगा। ठीक है, फिर ओमिशन का डिसएडवांटेज ये है कि समटाइम्स जो है इंडिविजुअल्स, जैसे आपके जो इंस्टेंसेस हैं इसी से आप इंस्टेंसेस से ही आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्रिएट्स एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग एन ओमिशन। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अगर क्रिएट करता है, लेकिन समटाइम्स मेनी पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट कि वो ओमिट कर रहे हैं। हर पर्सन को इवैल्यूएशन में लिखेंगे ना कि पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, देयरफॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अवॉइड द ओमिशन, या then it is a very unlawful thing to set them responsible for the omission। ओमिशन में समटाइम्स ये है कि इट इज द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इन कॉमन लॉ समटाइम्स ओमिशन जो है दैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस व्हिच आर प्रेजेंट नियर। लड़ाई हो रही है तो हर बंदा यही चाहेगा ना मैं बचूं। ठीक है, ओमिशन को वो करना। फिर उसके बाद फर्दर क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, समटाइम्स दैट कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी इज बियॉन्ड, या द हैपनिंग इज बियॉन्ड द इवेंट। ठीक है, द सर्कमस्टांसेस आर टोटली डिफरेंट, तो ड्यूटी से वो ज्यादा चीज है, तो देन इट वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट दैट
how an omission can become the main liability for a crime. Act of Parliament करना जो है वो itself is very difficult. Omission का law proof करना बहुत difficult है. ठीक है. इसके बाद फर्दर अब सवाल यहाँ पे देखें, डिस्क्राइब द ओमिशन इन एक्टस रियस. एक्टस रियस में ओमिशन होती क्या? ओमिशन तो आपको भी मैंने बताया ना, टू परफॉर्म ओमिशन इज टू स्टॉप, it is a failure to act on a specific condition or in the specific circumstances. ठीक है, which may cause or leads toward danger or it may leads toward the problems in the problems, yeah, it is the cause of occurrence of a crime. Is it clear? यहाँ तक हमारा ये हो गया. Here, इसके बाद फर्दर अब हमारे पास इसके बाद देखते हैं कि डिस्क्राइब द लॉ ऑन डायरेक्ट इंटेंशन. ये बाद में करते हैं, पहले आप यहाँ पे वापस आ जाएं. ओमिशन के ऊपर हम वापस आते हैं. अब ये सारी चीजें आपको एक एक केस लॉ करना पड़ेगा, ज्यादा मत करें. आर वर्सेस, अब इसके अंदर क्या है कि ओमिशन टू क्रिएट, अब इसमें कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कह देंगे. फॉर एग्जांपल, if there is an act on environment protection, then if a person is omitting the environment या problems associated with the environment, या he is spreading the smoke or something like that, he is against the environmental laws, या he is not performing according to the law, then he would be responsible. इसी तरह कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी के अंदर क्या आ जाएगा? ए डिफेंडेंट वाज आर वर्सेस पिटफुट में कि रेलवे क्रॉसिंग कीपर था. अब रेलवे क्रॉसिंग कीपर का क्या होता है, काम क्या होता है? रेलवे के वहां पे टू मैनेज द रेलवे क्रॉसिंग गेट्स, रेलवे गेट्स को. अब यहाँ पे क्या होता है कि आफ्टर ओपनिंग द गेट अलाउ द कार टू पास थ्रू, ही वेंट टू लंच विदाउट क्लोजिंग द देम अगेन. ड्यूरिंग दैट एब्सेंस द ट्रेन कोलाइडेड विद द हॉर्स एंड कार्ट, किलिंग द कार ड्राइवर. तो इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी आर वर्सेस पिटवुड. पिटवुड पे आएगी. yes, Pitwood was guilty of manslaughter because he failed to perform his duty, contractual duty को फेल किया. 25 का भी आ सकता है भाई, एक 5 का अलहदा आ ही नहीं सकता. इस तरह 5 का इकट्ठा आएगा कोई भी, कि ऐसा सवाल बन सकता है ना 5 का. भाई 5 का इसमें केस लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसमें सिर्फ पॉइंट लिखने हैं आपने. 5 में कौन सा केस लॉ देना है? 5 में केस लॉस क्यों लिखने हैं? 5 में तो आपने सिर्फ पॉइंट लिखने हैं ना. उसने कहना ही आपसे ये कि स्टेट द पॉइंट, स्टेट द इंस्टेंसेस वेयर ओमिशन कैन बी कंसीडर्ड एज द एक्टस रियस. उसमें कौन से केस लॉ है 5 में? बस छोड़ दो जूल में. ओ यार चुप करते. 5 की ज्यादा टेंशन है या 25 की ज्यादा टेंशन है? हाँ लिख दें, अगर याद है तो लिख दो, नहीं याद. अच्छा, ए ड्यूटी एग्जिस्ट्स बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द विक्टिम एंड द एक्यूज्ड. यहाँ पे आर वर्सेस गिबन्स का केस है, और गिबन वाले केस में क्या था? सो ए चाइल्ड्स फादर एंड हिज पार्टनर फेल टू फीड द चाइल्ड. अब ये देखें, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी है ना माँ बाप की बच्चों को फीड करना. अगर वो नहीं कर रहे फीड, उसको खाना नहीं दे रहे, उसको ये चीजें नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली उनका एज अ रिलेशनशिप विद द चाइल्ड इट इज सो इमोशनल. दैट्स व्हाई इट इज, इफ दे आर नॉट गिविंग फीड, दे आर ओमिटिंग इट, it is against the law. So that is forming the actus reus of the crime. Is it clear? Next beta. A duty towards a victim has been taken on voluntarily by the accused. अब इसके अंदर क्या है? स्टोन वर्सेस टुपिंसन. अब इसमें अच्छा, अब स्टोन elderly sister came to live with the defendant. She became ill, unable to care for herself. She died, and 2 of the defendants were convicted of. अब वो अगर आपके पास, फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर वो बच्ची आई है, तो उसकी केयर करना क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपने खुद उसको बुलाया था अपने पास कि आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको लुक आफ्टर करेंगे. वॉलंटरीली आपने खुद माना था. आपके ऊपर ये वॉलंटरीली ड्यूटी थी कि आपने उसको करना है. आप अपने घर में एक नर्स रख लेते हैं कि हमारे घर में कोई मरीज है या पेशेंट है, उसको आपने पूरा दिन लुक आफ्टर करना है, और वो नहीं करती.
वॉलंटियरली ड्यूटी है ना उसकी, वो नहीं करती तो शी वुड बी लायबल। वहां पे तो कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी आ जाएगी ना, लेकिन अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी नहीं है, फर्ज करें आपकी कोई कजन वजन है, वो कहती है मैं देखूंगी, तो इस तरह जो है ये भी एक ड्यूटी आ जाए। अच्छा, a duty to act arises as a consequence of accused official position। अब इसमें क्या है, आर वर्सेस टाइटन। टाइटन ने क्या किया था, पुलिस ऑफिसर की एक ड्यूटी होती है कि उसने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, और पुलिस ऑफिसर का काम है उसकी जो उसके पास पावर्स होती है, पुलिस स्टॉप एंड सर्च, तो वो अगर ब्लैक को रोक लेता है, ही इज अब्यूजिंग हिज ऑफिशियल पोजीशन, तो फिर भी अगर उसने इस तरह की कोई ओमिशन की है तो फिर उसको सजा मिलनी चाहिए। ओमिट, अब आपके सामने पुलिस ऑफिसर के सामने लड़ाई हो रही है, उसकी ड्यूटी क्या है, तो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, नहीं कर रहा, लायबल होगा उसका। यही काम हुआ था आर वर्सेस टाइटन के अंदर। आगे लास्ट में हमारे पास आता है, ए ड्यूटी टुवर्ड्स अ विक्टिम अराइजेस द बिकॉज द डिफेंडेंट हैज सेट इन मोशन ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स, आर वर्सेस मिलर। अब इसके अंदर क्या है कि डिफेंडेंट होमलेस पर्सन था और वो एक घर में घुसा, उसने वहां पे आग लगाई, हाँ स्मोकिंग छूटा छूटा मारा, उसे आग लग गई। अब उसे क्या पता था कि भाई ये आग इतनी फैल जाएगी, चेन ऑफ इवेंट के। लेकिन पर्सन ये है कि मिशन, अब बेसिकली तो मेन चेन ऑफ इवेंट जो है, आग लगी क्यों थी, उसकी कॉज पे हम जाएंगे, कॉजेशन की मेन बात भी करेंगे। दिस इज कॉल्ड सेट इन मोशन ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स। उसने चेन ऑफ इवेंट्स को खुद बनाया था, उसके इवेंट से बनी थी वो चेन, तो इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अब ये आपकी ओवरऑल इनकी ये लिखा भी हुआ है, ये चार्ट आपने याद कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम्पल और ये इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब ये मैंने इवेंट आपका पूरा करा दिया। अब यहाँ पे फर्दर क्या आता है, डॉक्टर्स ड्यूटी। अब डॉक्टर्स ड्यूटी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए कि अगर कोई डॉक्टर ये करता है कि इस पर्सन का मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, और या कहता है कि नहीं होना चाहिए, वो कहता है कि आप जाएं बाहर जी, आप इसका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अगर कैंसर 4th स्टेज का है, उसे पता है कि इस बंदे ने कुछ दिन में फोत हो जाए, तो क्या आप उससे, डॉक्टर ने क्राइम किया उस बंदे को घर भेज के? क्योंकि डॉक्टर की कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा था कि ही हैज टू सर्व द ह्यूमैनिटी इन एनी केस, फिर उसने इलाज क्यों नहीं किया उसका? क्योंकि उसकी क्लोज ऑब्जर्वेशन ने, उसके नॉलेज ने ये बताया था कि यहाँ पे ओमिशन नहीं हो सकती। अगर वो ऐसा करता है तो वो कुछ सोच के, कुछ देख के, ऑब्जर्वेशन करके, वो अपनी नॉलेज और ओपिनियन, लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू जो है वो। जी जी, इधर ठीक है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट, कॉजेशन क्या होती है। कॉजेशन किस चीज को बोलते हैं, कॉजेशन कहते हैं, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। कॉजेशन एक इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 25। कॉजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 25। अब कॉजेशन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कि कॉजेशन के ऊपर कोई सवाल आया हुआ है, लेकिन वो 2023 में आया था, और ये आपके ही पेपर में आया, ठीक है। और ओमिशन का भी सवाल आ तो सकता है, लेकिन स्टिल बात यह है कि मेंस रिया के ऊपर सवाल बनता नहीं है अकेला। तो पोजीशन, आपने ये चैप्टर देखना है तो आपने इसको जब आप रीड कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये कवर अप हो जाएगा। पोजीशन के ऊपर ज्यादा चांसेस सवाल आए। पोजीशन के अंदर अगर हम बात करते हैं, पोजीशन होती क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोजीशन, लीगल एंड फैक्चुअल। फैक्चुअल पोजीशन ये होती है कि वहां पे जो इवेंट की अकरेंस हो रही है उसमें डॉटिंग, अगर आप कनेक्ट करें डॉट्स को तो वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर मैंने फैक्चुअल पोजीशन देखी कि ज़हरा मेरे सामने बैठी है, इसने ये बोतल उठाई है, बोतल उठाने के बाद मेरे सर पे मारी है, मेरे सर पे लगी है, मेरा सर फटा है, तो ये कौन सी पोजीशन है, फैक्चुअल पोजीशन। लेकिन लीगल पोजीशन कहती है कि बोतल के सर पे लगने से सर नहीं फटता, क्योंकि इसका मटेरियल इतना हार्ड नहीं है, तो ये लीगल पोजीशन है। इज इट क्लियर? मतलब एक ऐसी सेंस है। अब इस पे फिर कल रूल अप्लाई होता है, वो कहता है कि बोतल वाकई में ये नहीं है, मे बी
ये बोतल जो है वो ऑल्दो ये नहीं तोड़ सकती, बट स्टिल मेरी स्कल में भी इतनी वीक हो, मैं एक ऐसी बीमारी से गुजर रहा हूं कि या मेरी बॉडी के अंदर एक डिसेबिलिटी ये है कि मेरी एक थिन स्कल रूल। इसमें एक केस ला था जिसमें वो एक नहीं ब्लाइंड पर्सन वाला था। तो इसमें वो ब्लाइंड पर्सन का क्या था, एक बंदे की आंख पहले ही ब्लाइंड था वो, ठीक है, वो ब्लाइंड था, और उसके एम्प्लॉयर ने उसे जो है वो वेल्डिंग का काम कर रहा था। अब वेल्डिंग के काम के अंदर आपको पता है वो आग के थोड़े थोड़े वो गिरते हैं, और वो उसकी वजह से कभी कभार आपकी कोई चीज बॉडी पार्ट पे अगर लगे तो अब जाया भी हो सकता है, ठीक है। अब वो जो एक पर्सन ब्लाइंड था, उसको एक आंख से नजर आता था, दूसरी से नजर नहीं आता था, तो उसकी दूसरी आंख आंख के अंदर आंख के अंदर जो है वो वेल्डिंग की वजह से जो है वो हीट चली गई, जिसकी वजह से उसकी दूसरी दूसरी आंख भी जाया हो गई। अब ये देखें कि दोनों इंस्टेंसेस में उस बंदे का कंडीशन क्या है। उसकी कंडीशन क्या है कि एक्स्ट्रा केयर देने की जरूरत थी उसके एम्प्लॉयर को या नहीं। थिन स्कल रूल यही है कि जो डिसेबिलिटी के साथ पर्सन होता है उससे आपने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के साथ डील करना है। इज इट क्लियर? तो जब आप प्रिकॉशंस के साथ उसको डील करेंगे, चेन ऑफ कॉजेशन आएगी आपकी, तो कॉजेशन को आपने इस तरीके से डील करना। अब इसके केस लॉज आपको याद करने पड़ेंगे, हम थोड़ी सी डिटेल में देख लेते हैं। अब कॉजेशन क्या होती है? दो तरह की कॉजेशन मैंने आपको बताई, लीगल एंड फैक्चुअल। अच्छा, इफ discontinuing with ये है causation, the defendant conduct was the factual cause of the consequence, and factual cause क्या है? The defendant's conduct was in the law of the cause of that consequence. There was no intervening act which broke the chain of causation. अब ये आपने याद रखना है। अब ये मल्टीपल चीजें हैं, पहले तो आपको ये पता चल गया कि फैक्चुअल कॉज क्या होती है और लीगल कॉज क्या होती है। What is chain of causation? Whenever a judge decides any crime, he is busy in the trial, he will assess, he will formulate the chain of causation, factual as well as legal. For example, this is in simple word, it is called connecting the dots. Dots को connect करता है crime के। पहले वो गया, उसने ये किया, डॉट सारे कनेक्ट हो गए। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं एक एग्जांपल आपको क्लियरली देता हूँ। एक पर्सन है, मैं घर से निकला था, और मेरे निकलने के बाद उस पर्सन, मेरे पास वेपन ऑफ क्राइम भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं उसके घर में गया तो लेकिन उसके घर पे कोई ऐसा काम हुआ कि उस बंदे की डेथ हार्ट अटैक से हो गई थी, ठीक है, नर्वस शॉक से होगी उसकी डेथ। चले ऐसा कर लेते हैं। अब उस बंदे की अगर डेथ होती है तो क्या उसकी जो फैक्चुअल कॉज है वो क्या है? मेरा वेपन ऑफ क्राइम था। तो चेन ऑफ कॉजेशन, व्हेन द चेन ऑफ कॉजेशन जो है दैट ब्रोक, this is the main cause of के this is the main point from where judges analyze that this person is convicted or not. ये एक्टस रियस है ना, जज ने ये देखना है कि कॉजेज 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 फैक्चुअल सारी फैक्चुअल कॉजेशन तो और लीगल कॉजेशन ये तो है ही आपका एक्टस रियस है। फैक्चुअल कॉजेशन इज एक्चुअली पार्ट ऑफ एक्टस रियस। अब फैक्चुअल कॉज क्या है? द डिफेंडेंट ओनली बी गिल्टी इफ द कॉन्सिक्वेंस हैव बीन हैपेंड बट फॉर एक टेस्ट का नाम है कि बट फॉर टेस्ट यूज करते हैं यहाँ पे। बट फॉर टेस्ट का मतलब क्या है? कि अगर कोई पर्सन, अगर ये पर्सन मतलब मैं ये ना करता तो शायद ज़हरा को कुछ ना होता। ये बट फॉर है। बट फॉर का मतलब क्या है? इफ आई एम या इफ आई evade that thing, then Zahra might have, आगे पता नहीं क्या लगा, जो भी है, आज इसकी वफात नहीं कराते, ठीक है। तो ज़हरा को अगर कुछ भी हुआ है, अगर एहसन ये काम ना करता तो ज़हरा को शायद जो है ये इसकी मौत ना होती। अच्छा, मतलब क्या क्या, चले हम जहर पे आते हैं। अगर मैं
अगर मैं ये ना कहता कि उजैर का यू ग्रेड आना है, तो उजैर जो है वो क्या करता, उजैर शॉक में ना जाता, क्योंकि मैंने बार बार इसे स्ट्रेस में लाने के लिए इसको बोला इसका यू ग्रेड आएगा। यही है ना, बट फॉर का मतलब ये है कि अगर ये काम ये बंदा ना करता तो उसको कुछ ना होता, ये बट फॉर होता। अब द डिफेंडेंट्स कंडक्ट आर वर्सेस पेगेट द अपोजिट सिचुएशन इन आर वर्सेस वाइट। पेगेट के अंदर क्या है? हाँ, सो द his defendant used his pregnant girlfriend as a shield while he shot at armed police officer. The police fired back and girlfriend was killed. Taggart was convicted of her manslaughter. She would not have died but for him using as her shield. अब आपको बात पता, बट फॉर टेस्ट पता चल गया। बट फॉर टेस्ट किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं? पोजीशन, फैक्चुअल पोजीशन। इसको करने के लिए फैक्चुअल पोजीशन। जो लीगल पोजीशन होती है उसके लिए बेटा रीजनेबल टेस्ट होता है, वो टेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट उसको कहते हैं। जो लीगल पोजीशन के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है वो और चीज है। ठीक है, अब आ जाते हैं लीगल पोजीशन की तरफ। थिन्स का रूल, लीगल लॉ कहते हैं कि, अब मैं आपको बता रहा हूँ थिन्स का रूल में जुबानी समझा सकता हूँ आराम से, जैसे तो 5 नंबर का सवाल आ सकता है इसमें। थिन्स का रूल क्या होता है? अब अगर इस पे सेपरेट आता है इसकी डेफिनेशन और एक एग्जांपल चाहिए होगी आपको। थिन्स का रूल कहते हैं कि इफ someone is suffering from certain disability, you need to give a specific type of measure, you need to take specific measure for him, for that person. अगर किसी बंदे की स्कल वीक है तो आप उसको बाकियों की तरह डील नहीं करेंगे। आंख वाली बात है, एक ब्लाइंड पर्सन को आप उस काम पे लगा रहे हैं और उसे आप गूगल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे, उस बेचारे की आंख दूसरी भी चलेगी, वो तो ब्लाइंड हो गया पक्का पक्का। तो ये काम हुआ। अब मैं अमार का बेटा ये है कि इसके दिमाग पे मैं मारता हूँ, पहले दिमाग नहीं है सही तरह काम करता, तो वो फर्दर काम करना छोड़ देगा। ऐसा ही है। अमार नहीं, उजैर। आर वर्सेस लो, young woman was stabbed by the defendant. She was told that she needed a blood transfusion to save life, but she refused to have one as her religion did not permit blood transfusions. Paki Musalman ho gayi. She did, and she died, and the defendant was convicted of her murder. Despite the fact her religious belief made the wound fatal, the defendant was still guilty because he had to take care his victim as he found her. उसे ना बताता ना उस टाइम कर देता, फिर उसके बाद बताता, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की। तो ये है चेन ऑफ पोजीशन क्या होती है। ये चेन ऑफ पोजीशन के लिए यही समझाने के लिए अनफ है मेरे लिए। बी इंजर्स वी डाइज, ठीक है, बी इंजर्स वी डाइज, वी इंजर्ड इन एम्बुलेंस क्रैश एज वेल। अब ये देखें, वी इंजर्स वी, इंजरी की थी वो तो लगी थी टांग के ऊपर, इधर टांग पे लगी थी, इंजरी हुई थी टांग के ऊपर, टांग के पे चोट लगने से बंदा मर सकता है, रेयर इंस्टेंस है, नहीं मरता। बच्चे पे कह रहे हैं अच्छा, रेयर इंस्टेंस है, ठीक है। लेकिन जब एम्बुलेंस तेज चला रहे थे, एम्बुलेंस का भी एक्सीडेंट हो गया, और एम्बुलेंस के एक्सीडेंट होने के बाद उसकी चोट लगी सर के ऊपर, या और उसके कुछ ऐसी चोट लगी जो ट्रीटेबल नहीं थी, उसकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पे चेन ऑफ पोजीशन कैन बी ब्रोकन बाय थर्ड पार्टी भी हो सकती है, विक्टिम्स ऑन एक्ट भी हो सकता है। अब हुआ क्या कि उसको कोई बंदा पत्थर मार रहा था, एक पर्सन को पत्थर मार रहा था नीचे से कोई, और वो छत पे था, वो छुपने के लिए थोड़ा सा पीछे हुआ, वो छत से गिर गया। अब पत्थर मारना इज वन कॉज, बट उसका अपना नेग्लिजेंट वर्क इज अनदर कॉज। वो छत पे खड़ा हुआ है तो वो थोड़ा सा सेफ होके खड़ा होगा,
तो ये दूसरी चीज है। विक्टिम का अपना एक्ट भी समटाइम करता है। द नेचुरल बट अनप्रिडिक्टेबल इवेंट, जैसे एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल नहीं है लेकिन अनप्रिडिक्टेबल तो है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब यहाँ पे किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? ए पे, इस पे डी पे आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, अगर डी उसे इंजर ना करता, वो एम्बुलेंस में जाता, बताओ, नहीं जाता ना, तो उसकी डेथ नहीं होती। ये पोजीशन है। कौन से यार चुप कर जाए यार, मर्डर नहीं होगा। पोजीशन में देखा जाता है कि फैक्चुअल कॉज क्या है। फैक्चुअल कॉज की बेस पे आपकी जो कन्विक्शन होती है वो कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, अब उस बंदे के मरने के बाद जो उसको इंजरी हुई थी, डी को जो इंजरी हुई थी वो इतनी सवेयर इंजरी नहीं थी, तो उसका जो विक्टिम कह रहा हूँ, क्या उसे बोलते हैं, डिफेंडेंट होगा, उसका उसको सजा वो वाली नहीं मिलेगी कि मर्डर की सजा मिल जाए उसे। ये होगा, उसकी कन्विक्शन कम हो जाए। Is it clear? That can be used as a mitigating factor. Simple. Is it clear? Once it is established that there is a factual causation, the prosecution must also prove that there is, मतलब दोनों को प्रूव करना जरूरी है। There is, so that there is little chance of convicting an innocent person. The link between the act and the consequence is known as the chain of causation. ये आपने अंडरलाइन कर लें, ये डेफिनेशन है आपकी बेटा, ये अंडरलाइन कर लें। अच्छा, सर आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं बेटा, and this must remain unbroken if so to be criminal liability. complete liability की बात कर रहे हैं, सस्पेक्शन फिर भी हो सकती है। तो फुल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या लाइबिलिटी डालने के लिए आपकी चेन ऑफ कॉजेशन जो फैक्चुअल होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं है तो कम होगी। सपोज यू invite a friend to visit at your house. On the way to your house, the friend is attacked and seriously injured. Your effort is, however, you clearly did not inflict the injuries. Your invitation was not the operating and substantial cause of the injuries. The key test for legal causation, the attack, was operating and substantial cause of the injuries. So, आप liability नहीं है, नहीं है, आप liability बनेगी नहीं। ठीक है, अब sometimes act of थर्ड पार्टी। अब आप, ये मोस्टली मेडिकल ट्रीटमेंट में होता है। एक बंदा आपके पास आया, उसको पहले एक प्रॉब्लम था, फिर उसको दूसरा प्रॉब्लम हुआ, तो वो दोनों प्रॉब्लम मिलके कॉज किया उसकी डेथ के ऊपर। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी भी समटाइम्स कॉज होता है कि एक इंजरी आपकी वजह से, दूसरा डॉक्टरों ने उसका इलाज नहीं किया टाइम के ऊपर, दैट वाज द कॉज ऑफ डेथ। अब इसमें क्या होता है, देयर आर नंबर ऑफ केसेस व्हेन द केस अरोज टू पुअर मेडिकल ट्रीटमेंट व्हिच ऑपरेटिंग सब्सटेंशियल कॉज ऑफ द इंजरीज की मेन कॉज वो बन जाते हैं। फिर द चेन ऑफ कॉजेशन, medical treatment is likely to break the chain of causation if it is so independent the defendant's act in itself so potent in causing death, the defendant's act are insignificant. Defendant के act insignificant होते हैं। आप एक बंदे को इंजरी हुई है, मार हुई है, मार लड़ाई हुई है, तो फिर डॉक्टर का एक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, उसके ऊपर कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये टू सोल्जर्स वाला केस, इसमें सबसे आसान है आर वर्सेस चेशायर वाला। द डिफेंडेंट शॉट द विक्टिम इन द थाई एंड द स्टोमक. द विक्टिम हैड प्रॉब्लम्स ब्रीदिंग एंड गिवन tracheotomy, a tube which was inserted in the throat to help the breathe. The victim died from rare complication of tracheotomy, which were not spotted by the doctors. By the time he died, the original wounds were no longer life-threatening. The defendant was still held to be liable for his death. आपने वही बात की ना कि अगर वो उसको बट फॉर टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करें, अगर वो ना मारता तो वो हॉस्पिटल में जाता ही ना, उसे ट्रेकियोटोमी में या कोई ऐसी जो बीमारी थी उसकी वजह से उसकी डेथ होती। तो
इंजरी किस टाइप की है ये फर्क पड़ता है, लेकिन सिंपल सी बात है कि उसके ऊपर बट फॉर टेस्ट अप्लाई करते हैं कि वो बट फॉर का मतलब ये है कि वो करता ही ना ये काम तो उसको बाकी प्रॉब्लम्स ना आते उसमें। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे भी बट फॉर। विक्टिम्स ऑन एक्ट की तो आसान से आर वर्सेस रॉबर्ट इज आसान केस है इसका, कि अपनी मर्जी से आपका अपना भी कोई अनयूजुअल एक्ट होता है जो कॉज करता है आपको इंजरी की। ठीक है, ए गर्ल जंप्ड फ्रॉम escape sexual advances. The car was traveling between 20 to 40 miles per hour. The girl was injured through jumping from the car. The defendant was held to be liable for her injuries. इसमें क्या होता है, आपकी अपनी वो होती है, लेकिन समटाइम्स आप अपनी लाइफ सेव करने के लिए आप इनमें से मेजरमेंट ऑफ क्राइम करते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट बड़ी चीज है या एडवांसेस बड़ी चीज है, या उसकी छलांग लगाने के बाद इंजरी है? कौन सी चीज उसकी जात के लिए इंपॉर्टेंट है? उसकी जात के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उस लड़की के लिए इंपॉर्टेंट क्या है उस टाइम पे? सेक्सुअल असॉल्ट से बचाना खुद को, या अगली बात सोचना कि नहीं मैं गिरूंगी तो चोट लग जाएगी? प्राइमरी चीज क्या है? सेक्सुअल असॉल्ट से बचाना है उसको। तो इसलिए अगर बट फॉर टेस्ट यहाँ पे भी आएगा, अगर वो सेक्सुअल असॉल्ट ना कर रहे होते तो वो छलांग ना लगाती। इसलिए प्राइमरी कॉज इज द पर्सन दोज हु आर डूइंग दैट, ड्राइवर है या जो भी है। ठीक है, अच्छा, अगर नेचुरल बट अनप्रिडिक्टेबल इवेंट आ जाए, अनप्रिडिक्टेबल इवेंट कौन सा होता है? मतलब आपका कंट्रोल ही नहीं रहा उसके ऊपर। तो अब क्या है कि अर्थक्वेक या फ्लड की वजह से आई है, लेकिन स्टिल यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल जो इवेंट होते हैं इनके अंदर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है या नहीं आती? नहीं आती। ठीक है, आगे चलते हैं फर्दर। पोजीशन आपकी पूरी हो गई है। पोजीशन में, अच्छा, कॉजेशन में अब आप कहेंगे कि समटाइम्स लीगल कॉजेशन को प्रूव करना आसान होता है। फैक्चुअल कॉजेशन में जब आप एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी आता है, इंटरवीनिंग एक्ट आते हैं, ये सारी चीजें जब आती हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द कोर्ट्स टू डिसाइड द मैटर, एज द रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी गिवन टू a person maybe who is not the actual cause, maybe the damage which was done on the second time that is more threatening। तो इस वजह से इसको करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और ये इट इज नॉट इजी टू प्रूव द कॉजेशन। ठीक है, फैक्चुअल कॉजेशन स्पेशली इसमें एरर्स आते हैं और अनबाइस्ड डिसीजंस भी हो जाते हैं। इज इट क्लियर? ये इसकी वैल्यूएशन है। मेंस रिया के अंदर दो चीजें हैं। अब मेंस रिया में आपके पास इंटेंशन और रेकलेसनेस है। इंटेंशन आपकी क्या होती है? इंटेंशन इज ऑलवेज नेगेटिव। इंटेंशन हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। इंटेंशन के अंदर पॉजिटिविटी होती नहीं है। देखिए, क्राइम है, क्राइम में नेगेटिव इंटेंशन होना जरूरी है। और रेकलेसनेस, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज का अनजस्टिफाइड रिस्क, अनरीजनेबल रिस्क। एक बंदा पता है कि इस जगह पे मैं जाऊंगा, मैं ऑफ रोडिंग करूंगा, डेजर्ट में जाके, वो क्या उसे कहते हैं गाड़ी चलाने को, वो उसको क्या बोलते हैं डेजर्ट में जो होती है, कार रैलीज होती है, कार रैलीज होती है। उसमें पता है कि इतनी स्पीड में हम गाड़ी डेजर्ट में चलाएंगे तो मे बी गाड़ी को डैमेज हो, उसमें हमारी डेथ हो सकती है। वो रिस्क अनरीजनेबल रिस्क होता है। ठीक है, वहां पे आप अपनी खुद से जो है वो बताते हैं कि हम ये रिस्क लेना चाहते हैं, तब आप करते हैं। then there would not be responsibility on the other person। अब यहाँ पे इंटेंशन देखते हैं मेंस रिया के अंदर। इंटेंशन क्या होती है? इंटेंशन कहते हैं कि इसकी डेफिनेशन में एक स्पेसिफिक वर्ड है, ये आपको एज इट इज आर वर्सेस मोहन याद करना। ठीक है, सो द डिसीजन टू ब्रिंग अबाउट इन सो फार एज इट लाइज विद इन द एक्यूज्ड पावर द प्रोहिबिटेड कॉन्सिक्वेंस, no matter whether the accused desires that consequence of this act or not। अब कोई भी ऐसा गलत एक्ट किसी भी accused person का, चाहे उससे नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, still he would be
responsible for that act. This shows the intention of a person. ऐसी बात है। अब R versus मोहन के अंदर क्या है कि defendant refused to stop when a policeman signaled him to do so. उसने stop नहीं किया. Instead, he drove towards the officer. This shows a direct intention to scare or injure the policeman. Intention, direct intention है ये. तो अब सवाल आया हुआ था एक, what is direct intention? तो direct intention यही होती है, simple intention को ही direct intention. Is it clear? So अब यहाँ पे direct intention तो आप ये है कि आप सीधा सीधा पता चल रहा है कि हमारी intention क्या है, ठीक है? In most cases the defendant intention is clear, ये direct intention है, लेकिन sometimes oblique intent होती है, वाज़े गैर बिल्कुल धुंधली सी, आपको एक शक पड़ रहा होता है, oblique है, क्लियर नहीं है इंटेंशन, दैट इज ओब्लिक. इंटेंशन की कितनी टाइप हुई? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ओब्लिक. द मेन प्रॉब्लम यहां पे है इंटेंशन के अंदर. प्रॉब्लम क्रिटिसिज्म क्या है कि ओब्लिक इंटेंशन को प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट. स्पेसिफिकली ये जो ट्रेसपासर होते हैं वो मोस्टली ओब्लिक इंटेंशन होते हैं. क्या ट्रेसपासर की क्लियर इंटेंशन होती है? ट्रेसपासर्स की क्लियर इंटेंशन होती है? नहीं ना होती. ट्रेसपासर आते हैं, मे बी वो किसी एरिया में ट्रेसपास उन्होंने किया है, ट्रेसपास टू लैंड किया उन्होंने, तो वहां पे वो हालात देखने के बाद उन्होंने कहा यार आज चोरी नहीं करता, कल आऊंगा दोबारा. वहां पे उनकी इंटेंट क्या होती है? ऑब्लिक होती है. पता नहीं होता कि उसकी डायरेक्ट इंटेंट क्या थी, इस चक्कर में वो बच के चला जाता है. ठीक है, तो ऑब्लिक when the main problem with providing the situation in cases where defendant's main aim was not prohibited consequence, but in achieving the aim the defendants foresaw that they would also cause the consequence. This is refers to the foresight of the consequence or oblique intent. The अब यहाँ पे क्या है? The first rule about foresight of consequence, that it is not the same intention but can be evidence of the intention. सर The बात jury सुने may use. जी बेटा. सर, ये प्लीज रिकॉर्ड कर लेंगे. मेरा 4% बैटरी रहेगी और लाइट भी नहीं है घर अच्छा, में, तो okay. Okay. ओके सर. To find the defendant had the intention, but only where a harm that caused as a result of defendant's action was the virtual uncertainty that the defendant realized this was so. R versus वुलन के अंदर. अब आपकी शुरू में इंटेंशन नहीं पता चली, लेकिन जो आपने एक्ट किया था उससे तो इंटेंशन पता चल गई. जिस तरीके से किया था वो भी इंटेंशन पता चल गई. अगर तो मजाक में किया होता फिर तो कोर्ट में बात ही ना जाती. तो इंटेंशन क्या था? डिफेंडेंट लॉस्ट his temper and threw his 3-month-old son towards his frame, which was against the wall just over a meter away. The baby suffered head injuries when he hit the wall and died. Court ruled that the consequence must be a virtual certainty. तो इस पर रीजनेबल मैन टेस्ट लगा. एक रीजनेबल पर्सन ऐसा करेगा? नहीं करेगा ना. तो रीजनेबल मैन टेस्ट ये बोलता. तो ऑब्जेक्टिव होता है. The defendant must realize this. If the jury was satisfied on both these points, then there was evidence on which the jury could find. तो उसका फेंकना ही itself is a bad act. तो ये इंटेंशन पता चल रही है कि वो गलत काम कर. ठीक है, अगले साइड पे चलते हैं. रेकलेसनेस क्या होती है? ये गैर जिम्मेदारी को हम बोल सकते हैं. मतलब ये जब आपकी इंटेंशन प्रूव होती है, इंटेंशन को प्रूव करने के लिए आपको रेकलेसनेस को प्रूव करना जरूरी होता है. टेकिंग एन अनजस्टिफाइबल रिस्क, ऐसा रिस्क आपको पता भी हो. एक मिनट, एक रीजनेबल मैन कुएं में छलांग लगाएगा? नहीं लगाएगा. एक रीजनेबल मैन रेलवे की पटड़ी के ऊपर रात को सो जाएगा? हंसी आई है तो हाँ वो सो जाएगा. ठीक है, रेकलेसनेस अनजस्टिफाइबल रिस्क होता है. ठीक है, अब ये अनजस्टिफाइबल, ये जो गाड़ी तेज चलाते हैं स्पेशली आजकल की यूथ, ये जो जेन जी है, बेटा मैं बिल्कुल नहीं चलाता अल्हम्दुलिल्लाह.
जेनजी जो है, ये जेनजी वाले जो है ना, ये पागल और पागल होते हैं, बॉयज की बात कर। अच्छा, ये जो है ना, ये इनको बस गाड़ी दे दो तो उसके बाद ये ना पागल हो जाते हैं, दिमाग इनका काम नहीं करता, दिमाग काम करना छोड़ जाता है। ये जो काम करते हैं, जब ये गाड़ी तेज चलाते हैं तो ये अनजस्टिफाइबल रिस्क लेते हैं, ना कि अपनी जिंदगी के साथ, बल्कि रेकलेस होती है इनकी। अब रेकलेसनेस को फुलफिल करने के लिए आपको जो है वो कनिंगम वाला केस पढ़ना पड़ेगा, इसमें हमारे पास टाइम नहीं है। अब ये क्या है कि ये हुआ ये कि कनिंगम जो है, उसने वो एक मीटर चोरी किया था, एक घर से, खाली घर था, उससे गैस लीक हुई, अगले घर में आग लग गई। जो उसने रिस्क लिया था चोरी करने का, उसे इतनी जो उसमें अकल थी ना कि ये गैस इससे लीक होगी चोरी करने के बाद, इससे नुकसान हो सकता है कोई, तो इसलिए अनजस्टिफाइबल रिस्क था। और ये रेकलेसनेस थी, गैर जिम्मेदारी थी उस बंदे की। चोर को भी अकल होनी चाहिए, अगर वो चोरी कर रहा है तो बाकियों की जान खतरे में ना डाले, ठीक है, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर ट्रांसफर्ड मेलिस क्या होती है, ये अलग से सवाल बन सकता है। ट्रांसफर्ड मेलिस, मेलिस किसको कहते हैं? मेलिस कहते हैं जिम्मेदारी किसी चीज की, गलत काम की जिम्मेदारी। ट्रांसफर्ड मेलिस कि मतलब आप कॉज थे, लेकिन आप कॉज थे, बट कोई और ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से आपसे कॉज खत्म हुई, तो किसी दूसरे की तरफ मेलिस चला गया, उसका मलबा सारा उस पर फेंक दिया, ठीक है ना। This principle is defendant can be guilty if he intended to commit, ये important चीज है बेटा, intended to commit similar crime but against the different victim. An example is in blow at one person but necessary mens rea for the assault causing actual bodily harm hitting another person. This occurred in R versus Latimer and Mitchell. अब हुआ क्या था, मैं आपको इस एग्जांपल देता हूं। अब फॉर एग्जाम्पल, उसने एक बंदा, आपने इधर से फायर मारा, आपने मारना था, मैंने मारना था इसको, इसने सर को यूं किया उजैर ने, और खिड़की से बाहर निकला फायर, और नीचे गली में जाते हुए बंदे को चला। यहाँ पे मेलिस ट्रांसफर हो गया। इंटेंट मेरी इसको मारने की थी, इंटेंशन दूसरे पे। अब एक्चुअली जो है वो क्राइम जो दूसरी साइड पे। अब क्या है कि इन द डिफेंडेंट एम टू ब्लो with a belt at a man in the pub after the man had attacked him. The belt bounced off the man and struck a woman in her face. In the face, Latimer was guilty of an assault against the woman, although he had not meant to hit her. This was, however, transferred malice, so he could be found guilty of hitting the woman. दूसरे बंदे को मारता तो शायद उसको मेलिस ना मिलती, उसको सजा ना मिलती। अब इसने औरत को मारा तो सजा नहीं मिल गया, उस औरत को मारा, ये ट्रांसफर्ड मेलिस है। अच्छा, अब याद रखें कि ट्रांसफर मेलिस भी जब आपको क्लियर हो जाए तो को इंसिडेंस ऑफ मेंस रिया, मतलब इनमें कितना कंप्लीट जो है वो रिलेशंस क्या होना चाहिए। अब यहां पे देखें, क्या एक्टस रिया अगर आज हो रहा है, मेंस रिया क्या 10 साल पहले का होगा? इनमें रिमोटनेस होती है, एक तो रिमोटनेस का एलिमेंट आता है, ठीक है। सो पोजीशन तो है ही है, पोजीशन भी है, और रिमोटनेस का एलिमेंट भी आता है कि इनमें टाइम एंड स्पेस का डिफरेंस कितना है। अब मुझे ये बताएं कि क्या एक्टस रियस और मेंस रिया क्राइम के साथ इकट्ठे होने चाहिए या अलग अलग टाइमिंग्स में होने चाहिए? सेम टाइम, यही कोइंसिडेंस है। अगर ये इकट्ठे नहीं होते, अब होता क्या है कि सपोज यू टू डिसाइड नॉट टू डोंट लाइक योर नेक्स्ट डोर नेबर fence and set off to tell them that you are going to knock it out. Before you get to their house, you change your mind and decide the fence is not so bad. You don't actually damage the fence. You can't guilty of criminal damage. Even though you had mens rea for the offense, आपने ये सोचा था कि मैं तोड़ूंगा, लेकिन एक्टस रियस नहीं है तो क्राइम है ही। सोचा था मैं तोड़ूंगा उस बंदे ने। If a week later you are driving the car
out of your driveway and knock the fence in accidentally, you have now done the actus reus for the criminal damage. However, you are not guilty of any criminal damage since the moment you damaged the fence, you did not have necessary mens rea. Intention नहीं थी, recklessness भी नहीं थी. ठीक है? The mens rea and actus reus were not present at the same time. Although there is no crime, they may liability for the tort of negligence. मतलब negligence में आपको हो सकती है, आपने जानबूझ के तोड़ा, गाड़ी लगी ना, आपका अपना भी तो नुकसान हुआ है ना साहब, इसलिए नेग्लिजेंस हो सकती है. अच्छा, अब याद रखें कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे मेंस रिया प्लॉटिंग करने की शक्ल में अगर आपके, तो वो थोड़ा सा पहले भी हो सकता है. लेकिन स्टिल द थिंग इज दैट कि इस चैप्टर से सवाल 25 नंबर के बनने के 2 ही सवाल कर, पोजीशन एंड ओमिशन. तो अब ये 2 तो कर सकते हो ना, अल्लाह का वास्ता कर लेना. यहाँ पे ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है. बाकी छोटे ट्रांसफर्ड मेजर्स के ऊपर 5 नंबर का सवाल लगा सकता है. मेंस रिया के ऊपर भी वैसे बन सकता है, लेकिन मेंस रिया के ऊपर बहुत मुश्किल है, 25 का बनना बहुत मुश्किल है अकेला. ठीक है.